और इसीलिए रोहित सरदाना नाम के एक एंकर को पूरे देश में उसके खिलाफ माहौल चल रहा है। कोई 10 करोड़ रुपए कह रहा है उसका सर लाओ, कोई 1 करोड़ कह रहा है, पता नहीं सरदाना का सरना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। इसलिए कि सरदाना के साथ इस देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए था। उनकी चुप्पी की वजह से उनकी जो है आवाज को ताकत मिलती है। ये इश्यूज आपके सामने हैं भाई। आप सब्जेक्ट तय करते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, सब पढ़िए, थोड़ी देर हिंदुस्तान के बारे में भी जानिए, अपने पड़ोसी के बारे में भी जानिए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। और आप अगर इस दौर में खामोश रहेंगे तो दुनिया आपसे सवाल पूछेगी, आपकी आने वाली जनरेशन आपसे सवाल पूछेगी। जो लोग कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक नहीं चल रहा। इसीलिए आप देखिए कि इस देश में हर छोटी सी बात पर हाई कोर्ट फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। नाली साफ करो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, दही हांडी की लंबाई कितनी हो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। आप ये भी बताएगा कि इस देश के अंदर जो महाकाल है उज्जैन, उस पे 50 लीटर पानी डालो या 5 लीटर पानी डालो, इस सुप्रीम कोर्ट हो क्या है भाई? ऐसा लग रहा है कि इसके जज बेरोजगार खाली हो चुके हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। अजीब और गरीब मामला है। 1990 में मैं ज्यादा तो वक्त नहीं रहा, पक्का आप बोर तो नहीं हो रहे? 1990 में कश्मीर से पूरी एक रणनीति के तहत, क्योंकि आपको आधी रणनीति, आधी कॉन्स्पिरेसी, आधी प्लानिंग तो हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में नजर आती है, लेकिन जहां से बनती है मैं उस मुल्क में भी जाता हूं। और जैसे आप लोगों ने मेरी 4-6 लाइनें सुन के कहा कि आप समझते हैं कि मैं मुसलमान हूं, वो मुझे 24 कैरेट का ही मुसलमान समझते हैं। लेकिन आपको मैं पूरे ताकत और ईमानदारी के साथ कहूंगा, पिछले 12 साल के अंदर मैंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के ऐसे कई मंचों से वो बात कही है जो मुझे कहनी है। अगर किसी को बुरी लगती है तो कोई सवाल का जवाब दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान में जाके बोलने से कुछ होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि पाकिस्तान का बॉर्डर पार करते ही तो मैं वहां दोस्ती की बातें करूंगा, पाकिस्तान की बातें करूंगा, मोदी को गाली दूंगा, इसको गाली दूंगा, उसको गाली दूंगा, और यहां आते ही बागा बॉर्डर के अंदर घुसते ही लोगों को देशभक्ति सूझने लगती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा। कुरान शरीफ सुनाए क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या है कुरान शरीफ? हाँ नाम है, बोलिए, सच बोलिए, पता है क्या है ये? व्हाट इज दिस? आपको पता है? जिसको नहीं पता वो बताए। कितने लोगों को नहीं पता कुरान शरीफ क्या होता है? ये नहीं सुना ना आपने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे बाइबल के बारे में सुना है, व्हाट इज बाइबल? क्रिश्चियंस की धार्मिक किताब है। वैसे ही इस्लाम के मानने वालों की किताब का नाम है कुरान मजीद। आपने नहीं सुना, समझ में आता है। इस देश में कोई 19 करोड़ मुसलमान हैं। मैं अपनी बात को दोहराता हूं, 19 करोड़ में से 18 करोड़ ये दावा नहीं कर सकते कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कुरान शरीफ को जिस तरह बेचा जाता है, सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से इस्लाम के नाम पे डराया जाता है, मैं समझता हूं कि वो इसलिए डरा लेते हैं कि आपको पता नहीं है, और मेरे सामने इसलिए नहीं बोलते हैं कि इसको पता है, हमारी पोल खुल जाएगी। आपका न बोलना और इस देश की जुडिशरी को अजीबोगरीब चीजें याद आती हैं। 1990 में कश्मीर से कोई, अशोक जी मेरा ख्याल है कि 2.5 लाख के आसपास, 3 लाख कश्मीर से, जहां सदियों की बड़ी रिवायत है, बड़ी रस्म है, और जब आजादी के दौरान जब मुल्क बट रहा था उस वक्त देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे कश्मीर में रोशनी नजर आती है और वहां हिंदू मुसलमान बड़े अमन चैन के साथ रह रहा है।
अगर वो रोशनी सही में नजर आई थी गांधी जी को, तो आज हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू पंडित के नाम पे, इंडिया एंटी इंडिया के नाम पे अगर सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं, सबसे ज्यादा आग लगी है, तो वो कश्मीर है। तो मुझे शक होता है कि गांधी जी को कौन सी रोशनी नजर आई थी। अगर एक बड़ा लीडर, इतने कद्दावर लीडर को अगर आज से आने वाले 10 दिन का नहीं पता, तो उसे राष्ट्रपिता होने का कोई अधिकार नहीं है। यह कैसा राष्ट्रपिता है भाई हमारा, जिसको यह ध्यान नहीं दिया, जिसको यह समझ नहीं आया कि जहां रोशनी सबसे ज्यादा नजर सेकुलरिज्म की आ रही थी, वो 70 साल में ऐसा क्या किया कि लगातार कश्मीर के हिंदू उसकी कीमत देते रहे, एक के बाद एक वहां पर आपको कंसेशन देते रहे। 3 बड़े फ्रॉड हिंदुस्तान के अंदर, संविधान के अंदर जुडिशरी ने खामोशी के साथ होने दिए। इस देश के प्राइम मिनिस्टर से लेके, होम मिनिस्टर से लेके सरकारें आई चली गई, लेकिन उन फ्रॉडों को कभी हटाया नहीं गया। उसके बावजूद भी उस जगह आज सबकी आंखों के सामने, सबको पता है पूरी दुनिया में कि कश्मीर से जिन पंडितों को आपने रात के अंधेरे में कत्ल किया, मारा, और मस्जिदों से नारे लगाए गए कि कश्मीरी मर्दों को मार दो, इनकी जवान लड़कियों और औरतों को रख लो। ये नारे मैं नहीं कह रहा, पूरा कश्मीर गंज उन नारों से गूंज रहा था और मस्जिदों से नारे लगाए जाते थे। ये शर्म की बात है और हम चुपचाप हैं। वो लोग टेलीविजन पे आरएसएस जैसे आदमी की बारे में सवाल उठाते हैं, कोई हैदरी है, कोई बाबरी है। ये कौन लोग हैं भाई? थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि क्या आप इस प्रांगण में जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसमें यहां का पूरा इंस्टीट्यूशन के तमाम सो लोग आपके को क्या सुविधा देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, यह शायद पूरा मैनेजमेंट इसी काम में लगा होगा, और आप इसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खड़े होकर कहें कि हम तेरे टुकड़े कर देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यह मुमकिन है? लेकिन इस देश में जेएनयू से लेके जादवपुर, जादवपुर से लेके हैदराबाद, खुले आम लोग कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और तर्कों से टेलीविजन पे उन्हें बचाया जा रहा है, समझाया जा रहा है नहीं वो ऐसे लोग थे, वो भटके हुए लोग थे, जेएनयू में भटके हुए लोग पढ़ते हैं, ये मुझे पहली बार पता चला। तो ये क्या है? इस देश में ऐसी ऐसी बातें करो, जैसे कहते हैं ना कि पानी की में कितनी तर्क है, उसमें पत्थर फेंको तो लहरों से पता चल जाता है कि पानी कितना जोर का उबलेगा। ये पत्थर फेंके जा रहे हैं पिछले कई सालों से। इस देश की मेजॉरिटी के तहम्मुल, उसके पेशेंस, उसके 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 क्या हिंदी में कहते हैं, धैर्य को, वेरी करेक्ट, उसके पेशेंस के आप इम्तिहान ले रहे हैं। पहली बार किसी सरकार ने ये जो 16-17 फ्रॉड थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो 1993 में बनी, उसको उस भाषा में जवाब दिया जिसको 70 साल पहले दे देना चाहिए था। और यही वजह है कि बहुत सारे दिल्ली के अंदर सेकुलर मुनाफिक मक्कार जगह जगह घूम रहे हैं। देखिए साहब, बच्चों पे गोली मारी जा रही है, देखिए बच्चों को मार दिया आपने, पूरी दुनिया में यहां से लेकर यूएनओ तक जा रहे हैं। इन लोगों को याद रखना चाहिए कि आजाद भारत के अंदर तमिलनाडु का कोई छात्र अगर यहां बैठा हो, तमिलनाडु के अंदर एंटी हिंदी मूवमेंट चला था और अन्ना दुरई ने मशीन गन से गोली चलवाई थी। उन लोगों को तक तकलीफ नहीं हुई थी। माओइस्टों के ऊपर गोली चलती है तक तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जो लोग भारत की रिट को चैलेंज करते हैं, जो आर्मी पे हथियार उठाते हैं, जो रिटायर्ड फौजी को मार देते हैं, जो काम करने वाले पुलिस वाले को मार देते हैं, उनके हक में हमारे देश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नए नए नाम हैं, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मासूम, भटके हुए, इन तमाम लोगों को एक खास किस्म का इंटेलेक्चुअल तबका प्रोटेक्शन देता है, और उसकी वजह से कन्हैया इस देश में पैदा हो जाते हैं जिनके घर की आय 3000 रुपए होती है, और वो हिंदुस्तान के हर कोने में जहाज से जा जाके भाषण दे रहा है। ये कौन लोग हैं जो उसको पीछे से पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं? ये कौन लोग हैं कि जो कन्हैया को घुमा घुमा के देश के अंदर एक खास वर्ग को तैयार कर रहे हैं? हम उनको जानना नहीं चाहते, मैं चाहता हूं कि आप जानिए उनको।
ये ताकतें बहुत खतरनाक हैं। 3 तलाक के बारे में सुना है कभी आपने? क्या है 3 तलाक? टेल मी। एक बात बता ताकि आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। तलाक का मतलब आप समझते हैं कि तलाक 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 हो गया, यही है ना? ये बहस क्या, मुद्दा क्यों है भारत में? भारत सरकार कानून ला रही है, कोर्ट बना रही है, और कोर्ट इस देश की पहली बार मुझे 70 साल में इतनी सेकुलर नजर आई, उससे पहले कभी नजर नहीं आई मुझे। उन्होंने कहा हम ट्रिपल तलाक पे बात तो सुनेंगे, लेकिन 5 जज बनाएंगे और खोज खोज के 5 जज जो हैं अलग अलग धर्मों के लाए जाएंगे। ये मुझे पहली बार पता चला कि अगर वो अलग अलग धर्मों के नहीं होते तो फैसला गलत होता, क्योंकि उसमें हर धर्म का आदमी है, इसलिए फैसला सही होगा। ये कोर्ट का काम है। सन 1990 में कश्मीर से 2.5 लाख 3 लाख हिंदू पंडितों को मार करके भगा देने पे कोर्ट से जब यह कहा गया कि इस पे हम चाहते हैं कि आप सुनवाई करें, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस पे नहीं बात हो सकती, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यही कोर्ट 1984 के दंग, जो सरदारों का जो कत्ल हुआ दिल्ली में, उस पे सुनवाई कर रही है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने तो कमाल उस वक्त कर दिया जब उन्होंने कहा कि हम जो है गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी इस पे भी पुनर्विचार करेंगे। तो गांधी जी जो थे 1990 से पहले मरे थे और कश्मीर 1990 के बाद हुआ था। ये देश में जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ये है भाई। मैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं कर रहा, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत सुनता था मैं, लेकिन उस दिन से मेरे अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर निकल गया जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने 6 महीने तक चलने वाले एक मुकदमे को दिन रात सुबह शाम भारत के राष्ट्रपति की मर्जी पिटीशन खारिज हो जाने के बाद रात के 5 बजे तक उस देशद्रोही को, उस ऐसे आदमी को जो इस देश में 300 लोगों का कातिल था, उनकी हत्याओं का जिम्मेदार था, उन बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, उस याकूब मेनन को जब सुबह 5 बजे फांसी हो जाती है तो पता ही चलता है कि उस फांसी के बाद एक बड़ी डिबेट में जिसमें एक एक्स जज भी बैठे हुए थे, माफ कीजिएगा, वो ये कहते हैं कि याकूब मेनन हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा हैं। तो उसका कत्ल किसने किया था? उसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जुडिशरी के तहत तमाम मदद देने के बाद उसको दोषी पाया और उसको फांसी दे दी। तो जब वो जज बैठा हुआ था एक्स, जब उसको इस बात का कोई मलाल नहीं था कि चंद लोग खड़े होकर कह रहे थे कि तेरे कातिल जिंदा हैं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो कातिल हैं। उस दिन के बाद से मेरा डर खत्म हो गया कि ये कोर्ट का कंटेम्प्ट वंटेम्प्ट कुछ नहीं होता, कोर्ट हवा में बकवास करती है और कुछ नहीं, कोई कंटेम्प्ट नहीं है। इसलिए इस देश में जो ताकतवर है, जो हथियार उठा लेता है, उससे सरकारें भी बातें करती हैं, उससे जुडिशरी भी पुचकार पुचकार के उससे बात करती है। और जो लोग खामोशी से अपना हक मांगते हैं, जो खामोशी से अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, उससे कोई मिलने भी नहीं जाता है। आप में से पता नहीं कितने लोग टेलीविजन देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक महिला 15 साल तक नाक में नली लगाकर बैठी रही, उसने अन्न छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, उसकी डिमांड सच गलत थी, सच थी, बहस उस पे नहीं जा रहा मैं, लेकिन 15 साल से कोई उससे मिलने नहीं गया। उसको आखिर में आजिज आ गई, थक गई, उसने पूरा अनशनी खत्म कर दिया अपना। वो तो एक अलग इशू है, उसे तो मजबूर कर दिया ना आपने। लेकिन इस देश में, कश्मीर में, सिंह साहब, कश्मीर में कितने हैं हुर्रियत के लोग और कितने टेररिस्ट हैं? अभी आप कह रहे थे कि 93 इलाके के अंदर शांति है, वहां जो 7% इलाका है, कुछ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, और वो लोग सुबह से लेकर शाम तक भारत को तोड़ते हैं। हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, हम लगातार उनकी वजह से हम पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। लेकिन कोई सरकार इस देश में आई और चली गई, हर सरकार ने हुर्रियत के लोगों से, जो इस देश के खिलाफ हैं, इस देश के खिलाफ हथियार उठा करके जंग करने वाले लोग हैं, इस देश के पासपोर्ट को नहीं मानते, इस देश के संविधान को नहीं मानते, जो भी जाता है वो उनसे बात जरूर करता है कि ये साहब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। चंद गुंडे जो हैं किसी जगह को यरगमाल बना दें, उसको हाईजैक कर लें, तो सरकारें उसके पास जाती हैं। लेकिन जो शांति से बात कहता है, जो समझदारी से बात कहता है, और उन कश्मीरी पंडितों से कोई मिलने नहीं जाता जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर फुटपाथ पे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए कि वो हथियार नहीं उठा रहे। कई बार तो सिंह साहब ने कहा कि भाई अगर 2.5 लाख लोग थे और उन्हें मारा जा रहा था, तो अगर 100 कश्मीरी पंडित भी हथियार उठा लेते तो ये नतीजा नहीं निकलता।